बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लैब डायग्नोसिस ऑफ पैरासाइटोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम तमाम पैरासाइट की लैब डायग्नोसिस को और इनके इंपॉर्टेंट डिजीज को कवर करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हर पैरासाइट के लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ने से पहले हमें थोड़ी बहुत पैरासाइटोलॉजी की क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए। तो पैरासाइटोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट की स्टडी को बोलते हैं। तो उसके अंदर आपने बेसिकली जो पढ़ना है वो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आपने पैरासाइट्स को पढ़ना है, ओके। पैरासाइट्स, और आपको पता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट को दो कैटेगरी के तो डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ सेल। कुछ यूनिट सेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिट सेलुलर को हम प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर को मेटाजोआ बोलते हैं। मेटाजोआ या उनको हेलमिन्थीस या इनको वॉर्म्स बोलते हैं। तो पहला आ जाता है प्रोटोजोआ, दूसरा आ जाता है हेलमिन्थीस या वॉर्म्स या इनको मेटाजोआ बोलते हैं। फिर प्रोटोजोआ को डिपेंडिंग अपॉन देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन मजीद हम इसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किसी को ब्लड प्रोटोजोआ, टिश्यू प्रोटोजोआ, ओके, और इंटेस्टिनल प्रोटोजोआ, यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ, ओके। तो हम इसको कर लेते हैं। तकरीबन हमने इसे दो चैप्टर में डिवाइड कर देना था, चैप्टर नंबर 51, चैप्टर नंबर 52। चैप्टर नंबर 51 का नाम है इंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल। तो इंटेस्टिनल हम अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। फिर यूरोजेनिटल अलहदा कर लेते हैं, और इसके बाद ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। अब ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्लड एंड टिश्यू, ओके। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ जो इंटेस्टिनल वाले होते हैं, इंटेस्टिनल को मजीद तीन में डिवाइड करते हैं, और इसका मीमोनिक होता है, आपको पता है इसका मीमोनिक क्या है, ईसीजी है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते हो तो आपको समझ आ जाएगा इसका मीमोनिक है ईसीजी। ई से एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका, सी से क्रिप्टोस्पोरिडियम और जी से गियार्डिया लैम्बलिया। यूरोजेनिटल के अंदर एक ही कैटेगरी आती है, वह ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। ब्लड और टिश्यू प्रोटोजोआस को मजीद हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी, ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉर्फोलॉजी। कुछ स्पोरोजोआ होते हैं और कुछ फ्लैजिलेट्स होते हैं और कुछ अपॉर्चुनिस्टिक लंग पैथोजन है। तो उसको हम तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को। पहला जो कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं हम स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स। दूसरी कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं हम फ्लैजिलेट्स, और जो तीसरी कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं हम अपॉर्चुनिस्टिक लंग पैथोजन, अपॉर्चुनिस्टिक लंग पैथोजन, ओके, अपॉर्चुनिस्टिक लंग पैथोजन। अब स्पोरोजोन के अंदर दो कैटेगरी आ जाती है। स्पोरोजोन के अंदर प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाते हैं, प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ जाते हैं। जबकि फ्लैजिलेट वाली कैटेगरी के अंदर ट्राइपेनोसोमा, इसको ट्राइपेनोसोमा लिख लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सके स्टी को स्टी से, ट्राइपेनोसोमा और लिशमनी आ जाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक के अंदर न्यूमोसिस्टस जिरोविकाई आ जाता है, ठीक हो गया। तो ये ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ वाले चैप्टर में आ जाते हैं। अब हेलमिन्थीस या वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स को आगे हम मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसको अगर यहाँ पर लिखने बैठे तो फिर काम खराब हो जाएगा, चलो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर लिखने की। तो वॉर्म्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ वॉर्म्स क्या होते हैं, कुछ वॉर्म्स होते हैं फ्लैट होते हैं और कुछ होते हैं राउंड वार्म होते हैं। तो फ्लैट वार्म और राउंड वार्म। जो फ्लैट वार्म होते हैं, फ्लैट वार्म को प्लेटी हेलमिन्थीस बोलते हैं। प्लेटी हेलमिन्थीस को मजीद दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रीमाटोड और जिसको हम फ्लूक्स बोलते हैं, और दूसरा आता है सेस्टोड या कैस्टोड, जो मर्जी बोलो, जिसको आप टेप वार्म बोलते हैं, ओके। जो कि राउंड वार्म होते हैं, राउंड वार्म को भी हम दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंटेस्टिनल होते हैं और दूसरे होते हैं टिश्यू वाले। अब इनकी एग्जाम्पल लिखने के लिए जगह ही खत्म हो गई है, तो हम हेलमिन्थीस की जो एग्जाम्पल होगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो नहीं, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं इनकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को। ये वाला एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, नहीं, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस तो पिन वार्म होता है। एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका, सी से क्रिप्टोस्पोरिडी सॉरी क्रिप्टोस्पोरिडियम हो आ जाता है, क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस है। जी से गियार्डिया लैम्बलिया आ जाता है। टी से ट्राइकोपोनास वेजिनालिस आ जाता है। इससे पहले कि मैं लेबॉरेटरी डायग्नोसिस बताऊं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है इसके अंदर सबसे पहले हम पहले माइक्रोस्कोपी की तरफ चलते हैं, पहले माइक्रोस्कोपी, फिर हम कल्चर चलते हैं। कल्चर के अंदर कुछ स्पेसिफिक आइसोलेशन वाला टेस्ट भी आ जाते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट आ जाते हैं। फिर हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लेते हैं, और कुछ जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पैरासाइट के लिए हम स्पेसिफिक रखते होते हैं। स्टार्ट करते हैं एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका। एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका की दो डिजीज होती हैं। पहला डिजीज का नाम है डिजेंट्री है, और दूसरे डिजीज का नाम है अमीबिक लीवर एब्सेस, ठीक है, लीवर एब्सेस। इसके डिजीज को हम ग्रीन से लिख रहे हैं जो शायद आपको इतना विजिबल ना हो। अब इसके लेबॉरेटरी डायग्नोसिस को कवर करते हैं। तो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आप जो इन सब के अंदर जो कहते हैं कि एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका, गियार्डिया लैम्बलिया और ये वाला,
क्रिप्टोस्पोरिडियम, इन तीनों के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है वो इंजेक्शन ऑफ सिस्ट से होती है, और स्टूल के अंदर आपको ट्रोफोजॉइड और सिस्ट फॉर्म देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रिप्टोस्पोरिडियम के अंदर सिर्फ आपको सिस्ट फॉर्म देखने को मिलेगी स्टूल के अंदर, ठीक हो गया, वो भी एसिड फास्ट रीनिंग के ऊपर। डेट इज वाई ट्रोफोजॉइड फॉर्म के ना होने की वजह से मेट्रोनिडाजोल किसी काम की नहीं होती क्रिप्टोस्पोरिडियम के अंदर। और जब भी क्रिप्टोस्पोरिडियम के अंदर आप नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ करते हो और इसके अलावा पैरामोमाइसिन यूज़ करते हो। पैरामोमाइसिन जब यूज़ करते हो जब उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है एड्स वाले पेशेंट के अंदर। बाकी नेटाजॉक्सोनाइड है ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते थे तो पहला जो स्टेप आता है वो माइक्रोस्कोपिक आता है। माइक्रोस्कोपिक के अंदर, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आप क्या देखते हो, आप देखते हो ट्रोफोजॉइट और सिस्ट देखते हो। इसके जो ट्रोफोजॉइट होते हैं तो टी से ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट के पास जो कि डायरियल स्टूल में देखने को मिलते हैं। कौन से स्टूल में होते हैं? ट्रोफोजॉइट डायरियल स्टूल में होंगे, ओके। और इनके ट्रोफोजॉइट के अंदर एक न्यूक्लियस होगा इनके ट्रोफोजॉइट के अंदर। इनकी शेप अमीबा शेप होगी, ओके। और इनके ट्रोफोजॉइट ने किसी आरबीसी को इंजेस्ट किया हुआ होगा। इनके सिस्ट फॉर्म में देखते हैं तो सिस्ट फॉर्म को आप देखो तो सिस्ट फॉर्म हार्ड स्टूल में देखने को मिलते हैं। और ये वाले इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस होते हैं, 4 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर आप बात करूं तो जो रैपिड टेस्ट होता है इनकी डिटेक्शन के लिए, तो जो रैपिड टेस्ट होता है इनके लिए वो होता है पीसीआर वाला। तो यानी जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक के अंदर आप आ जाओगे पीसीआर वाला टेस्ट, तो अगला टेस्ट है पीसीआर। इसके अलावा सीरोलॉजी के अंदर आप सीरोलॉजी वाले टेस्ट की बात करते हो तो सीरोलॉजी के अंदर आप अलीसा वगैरह परफॉर्म करोगे। अलीसा के अंदर आप इसके एंटीजन को देख लोगे जो एंटीबॉडी हिस्टोलिटिका के एंटीजन्स होते हैं, ओके। और इसके अलावा इनडायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करोगे, अभी इनडायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट की 2 क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इन्वेस्टिव केस में देखने को मिलती है जब वो इन्वेट कर रहा होता है, और नेगेटिव जब देखने को मिलती है जब एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक हो गया, ओके, सही हो गया, ओके। तो ये हो गया एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका। चंद बातें आपको बता दूं, एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका ने जो डिजीज करवाना है वो है डिजेंट्री, अमीबिक डिजेंट्री, और इसकी जो वजह से आपको फ्लास्क शेप अल्सर देखने को मिलता है, ओके। तो इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हो? इंटेस्टिनल अमीबियासिस की डायग्नोसिस करने के लिए आप ट्रोफोजॉइट को देखते हो कि इसके अंदर डायरियल स्टूल के अंदर और हार्ड स्टूल के अंदर आप सिस्ट फॉर्म को देखते हो। ट्रोफोजॉइट को आपको पता है कि क्या किस फॉर्म के होते हैं, सिस्ट भी किस फॉर्म के होते हैं, ओके, ठीक है। अब जो ट्रोफोजॉइट होती है, ट्रोफोजॉइट ने किसी न किसी आरबीसी को इंजेस्ट किया हुआ होता है। अब कुछ लोग इसको ल्यूकोसाइट से रिजेंबल करवाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तो ल्यूकोसाइट है, हालांकि ल्यूकोसाइट नहीं होता बल्कि ट्रोफोजॉइट ने किसी आरबीसी को पकड़ा हुआ होता है, ओके, ठीक है। कहते हैं कि सिस्ट इंटरमीडिएटली पास करते गए, इंटरमीडिएटली का मतलब है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, तो आपको 3 स्पेसिमेन लेने पड़ते हैं एटलीस्ट इसको एग्जामिन करने के लिए, ओके। और इसके अलावा आपको पता है कि एंटोमाइबा हिस्टोलिटिका और दूसरी जो स्पीशीज होती है एंटोमाइबा कोलाई, इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस होता है? पहला जो डिफरेंस आता है वो होता है इनके न्यूक्लियस का डिफरेंस आता है। जो इनका न्यूक्लियस होता है, इनके ट्रोफोजॉइट का न्यूक्लियस का, वो रिलेटिवली स्मॉल सेंट्रल होता है, सेंट्रल होता है और पेरिफेरल साइड पर क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। दूसरा, इनकी जो सिस्ट साइज होती है वो रिलेटिवली छोटी होती है और इनके 4 न्यूक्लियस होते हैं सिस्ट में, लेकिन बाकी के जो एंटोमाइबा कोलाई के 8 हार्ट देखने को मिल सकते होते हैं, ठीक है, 8 हार्ट। इसके अलावा अगर सिस्ट की कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हो, तो आप वो करते हो वेट माउंट इन सेलाइन, ठीक है, यानी आप सेलाइन के अंदर आप इसको इमर्स करते हो, आयोडीन की स्टेनिंग करते हो, ओके, और ट्राइकोम स्टेन प्रिपरेशन को तैयार करते हो। बस ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लिखा है कि वेट माउंट इन द आयोडीन स्टेन वेट माउंट एंड फिक्स ट्राइक्रोम प्रिपरेशन, ठीक हो गया, ओके। बस ये देख लेना आप यहाँ से। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में आपको बता दिया कि एलिसा वगैरह परफॉर्म करते हैं। डायरेक्ट हिमैग्लूटिनेशन टेस्ट है जो कि इन्वेसिव डिजीज में पॉजिटिव और सिम्प्टोमेटिक डिजीज के अंदर नेगेटिव आ जाता है। इन सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल होती है, सिवाय क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए, जिसके लिए आप नेटोजॉक्साइड यूज करते हैं फॉर इम्यूनो कॉम्पिटेंट एंड फॉर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यू यूज पैरामोमाइसिन। अब बात करते हैं दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है। पहले क्रिप्टोस्पोरिडियम के बजाय हम गियार्डिया लैम्ब्लिया की बात करते हैं। गियार्डिया लैम्ब्लिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? गियार्डिया लैम्ब्लिया जो डिजीज करवाता है उसको बोलते हैं गियार्डियासिस, और इस गियार्डिया लैम्ब्लिया को हम गियार्डिया डुडिनालिस या इंटेस्टिनालिस भी कहते होते हैं। इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर वही बात आ जाती है, ट्रोफोजॉइट और सिस्ट फॉर्म देखने को मिल सकती है। ट्रोफोसाइट वही डायरियल स्टूल में होंगे और जो सिस्ट होंगे वो हार्ड स्टूल के अंदर होते हैं। बस डिफरेंस क्या आता है? इसके ट्रोफोसाइट के अंदर एक न्यूक्लियस था, इसके ट्रोफोसाइट के अंदर दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, ठीक हो गया। इसका जो ट्रोफोसाइट था वो अमीबा शेप था, लेकिन इसका ट्रोफोसाइट पेयर शेप होता है। इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन इसके पास 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होते हैं, ठीक है, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला होती है, ओके, 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला, पेयर शेप होता है। और इसके पास एक सक्शन डिस्क भी होती है जिससे ये इंटेस्टिनल वाल के साथ अटैच हो जाता है।
ये तो हो गया गियार्डिया लियामलिया की। जो स्टूल है, सॉरी स्टूल नहीं, सिस्ट है। सिस्ट हार्ड स्टूल में देखने को मिलेगी। 4 न्यूक्लियस तो होते हैं, लेकिन 4 न्यूक्लियस के साथ आपको बहुत सारे इंटरनल फाइबर्स देखने को मिलते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट में अलीसा आ जाएगा, अलीसा, ठीक है, ये तो माइक्रोस्कोपिक था। सीरोलॉजिकल टेस्ट में अलीसा वगैरह आ जाएगा। इसके अलावा इसमें एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट भी होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग टेस्ट, ठीक हो गया, स्ट्रिंग टेस्ट। अब स्ट्रिंग टेस्ट के अंदर जो हम कहते हैं पेशेंट को कि आप एक धागे को स्वैलो करो और वो डुडीनम तक पहुंचेगा, तो जैसे ही वो डुडीनम तक पहुंचेगा ट्रोफोजॉइट उसके साथ एडहियर हो जाएगी, और एडहियर होने के बाद स्ट्रिंग को हम ऊपर खींच लाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टेस्ट। तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट होगा जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ से, वो होगा स्ट्रिंग टेस्ट। ओके, स्ट्रिंग टेस्ट। अब ये तो हो गया गियार्डिया की बातें। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम ने जो डिजीज करवाना है उस डिजीज का क्या नाम है? क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। स्पेसिफिकली इम्यूनोकॉम्पिटेंट नहीं बल्कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एड्स वाले पेशेंट के अंदर काफ़ी सीवियर डिजीज होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करते हैं तो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग में वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया होता है। ओके, तो हम क्रिप्टोस्पोरिडियम की बातें कर रहे थे। क्रिप्टोस्पोरिडियम के अंदर वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाएगा। गियार्डिया लैम्बलिया के अंदर भी वाटरी डायरिया होता है, फुल स्वेलिंग डायरिया होता है, लेकिन जो एंडोमाइबा स्टोलिटिका का डायरिया होता है वो ब्लडी डायरिया होता है जिसको डिसेंट्री बोलते हैं। अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसकी लैब डायग्नोसिस के अंदर फीकल स्मेयर के अंदर आप ओवोसिस्ट को ढूंढोगे, और ओवोसिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप स्पेशलाइज स्टेन यूज करोगे जिसको बोलते हैं कैन्यूएन एसिड फास्ट स्टेन, ठीक हो गया। यानी जो AFB है ये भी एसिड फास्ट पॉजिटिव है जिस तरह माइकोबैक्टीरियम होता है, तो इसका जो टेस्ट होगा वो माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। और सीरोलॉजी के अंदर इन तीनों के अंदर जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होगा वो अलीसा होगा, तो आपने अलीसा आंखें बंद करके लिख लेना इन तीनों के अंदर, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिक जो टेस्ट होगा इस केस के अंदर, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर आप क्या करते हो? ओवोसिस्ट को आइडेंटिफाई करते हो, और ओवोसिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो स्टेन यूज करते हो उसको बोलते हो कैन्यूएन एसिड फास्ट, ठीक है, एसिड फास्ट स्टेन। ओके, तो अलीसा टेस्ट भी हो गया जो कि एंटीजन को आइडेंटिफाई करता होता है। इन तीनों के अंदर अलीसा आ जाएगा। अब इसके बाद यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ के अंदर जो एग्जांपल आती है वो ट्राइकोमोनास। ये भी, इसका भी ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है। सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, 4 एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं, एंटीबुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ट्रोफोजॉइड फॉर्म होती है। ये फीमेल के अंदर विजाइना और मेल के अंदर प्रोस्टेट को इन्फेक्ट करता है। ट्राइकोमोनास विजिनालिस, इसकी भी माइक्रोस्कोपिक होती है और इसका एक रैपिड टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं नाथ। इन तीनों के अंदर अलीसा था, लेकिन इसके अंदर जो रैपिड टेस्ट होता है सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट वो नाथ आता है। बाकी इन तीनों के अंदर PCR टेस्ट होता है, ठीक हो गया। PCR भी न्यूक्लिक एसिड को, नाथ भी न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करता है। ओके, अब इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक इस वाले में जो आपको ट्रोफोजॉइड देखने को मिलेंगे वो ट्रोफोजॉइड के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी ट्राइकोमोनास विजिनालिस के। इस ट्रोफोजॉइड के पास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो ट्रोफोजॉइड, क्योंकि इसके पास कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होगी, तो वो ट्रोफोजॉइड पेयर शेप हो गए। ये पेयर शेप प्रॉपर्टी और किसके पास थी? ये पेयर शेप प्रॉपर्टी गियार्डिया लैम्बलिया के पास थी। इसके पास तो ट्रोफोजॉइड होते ही नहीं है। पेयर शेप होते हैं, सिस्ट फॉर्म इसलिए नहीं होती क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट से फैल जाते हैं। पेयर शेप ट्रोफोजॉइड होते हैं, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होगा एंटोमाइबा स्टोलिटिका की तरह, लेकिन इसके पास 4 एंटीरियर फ्लैजेला हो गए, ठीक है, 4 एंटीरियर फ्लैजेला। जबकि इस केस के अंदर इसके पास फ्लैजेला थे लेकिन उसके 4 पेयर थे, टोटल 8 फ्लैजेला थे। और इसके अलावा और इसके पास ये अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होती है, जर्क की मोशन होती है ट्राइकोमोनास विजिनालिस के ट्रोफोजॉइड की। तो ये सारा हमने कवर कर लिया इंटेस्टिनल और यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। अब हम चलते हैं ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ। तो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में आ जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम और टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं स्पोरोजोन वाली कैटेगरी के अंदर। ये स्पोर बनाते होते हैं। अब इसके टेस्ट में भी सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपने अलीसा का नाम लिख लेना है। किसका नाम लिखना है आपने? सीरोलॉजिकल टेस्ट में अलीसा, और रैपिड टेस्ट के अंदर PCR, जिस तरह आप एंटोमाइबा स्टोलिटिका वाला परफॉर्म करते थे। तो कुछ चीज़ें मैं सिमिलर कर देता हूँ, PCR और अलीसा तो आपने करना ही करना है, ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा आपने प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम के लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट परफॉर्म कराने हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। अब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में 2 तरह की स्टेनिंग होगी। तो प्लाज्मोडियम के लिए माइक्रोस्कोपिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। माइक्रोस्कोपिक के अंदर 2 टाइप की स्टेनिंग यूज करती है, जिम्सा स्टेनिंग एंड रोमानोव्स्की स्टेनिंग। जिम्सा स्टेनिंग के अंदर मजीद आपके 2 टाइप के स्मेयर आ जाएगी, थिक स्मेयर और थिन स्मेयर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला जो टेस्ट होता है माइक्रोस्कोपिक होता है, PCR और लीसा लिख चुके हैं। माइक्रोस्कोपिक में भी जो स्टेनिंग हम परफॉर्म करते हैं वो है जिम्सा स्टेनिंग। जिम्सा स्टेनिंग की भी 2 टाइप होती है, थिक और थिन स्मेयर। जो थिक स्मेयर होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑर्गेनिज्म है या नहीं, लेकिन जो थिन स्मेयर होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी टाइप की स्पीशी पड़ी हुई है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टाइप की स्पीशी है?
तो ये पता चलेगा ट्रोफोजॉइट से, जो कि रिंग शेप ट्रोफोजॉइट होते हैं इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर। तो इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर क्या होगे, रिंग शेप ट्रोफोजॉइट्स होगे। अब रिंग शेप ट्रोफोजॉइट से आप पता चलाओगे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की गैमेटोसाइट होते हैं वो क्रिसेंट शेप होते हैं, बनाना शेप होते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के बनाना शेप होते हैं, क्रिसेंट शेप होते हैं। लेकिन जो बाकी सबके होते हैं गैमेटोसाइट्स या गैमेट सेल वो स्फेरिकल होते हैं। बाकी में मलेरिया, वाइवेक्स, ओवेल और नोलेसी आ जाते हैं। अगर 5% आरबीसी से ज़्यादा, यानी अगर टोटल 5% से ज़्यादा आरबीसी इन्फेक्टेड है तो उसका मतलब वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का इन्फेक्शन है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की वजह से मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की स्पीशीज़ होती है या दूसरी स्पीशीज़ भी होती है, वो हिमाज़ोइन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है किसके अंदर, इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर। लेकिन जो बेबीसिया स्पीशीज़ है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जो प्लाज्मोडियम है ये हीम को मेटाबोलाइज करवाता है और हीम को मेटाबोलाइज करने के बाद हिमाज़ोइन प्रोड्यूस करता है। ओके, इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल जो आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उनके अंदर आपको शफनर डॉट्स देखने को मिलते हैं जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो पहले मैं इसकी बात कर रहा था कि जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज है ये एक पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, हिमाज़ोइन पिगमेंट्स, ठीक है। लेकिन बेबीसिया नहीं करता होता, तो बेबीसिया नहीं करता, लेकिन ये वाला हिमाज़ोइन प्लाज्मोडियम स्पीशी करती होती है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हिमाज़ोइन है या बेबीसिया है। इसके अलावा जो दूसरी स्टेनिंग हम यूज़ करते हैं वो होती है रोमानोव्स्की स्टेनिंग। रोमानोव्स्की स्टेनिंग के अंदर आप जिस चीज़ को देखते हो वो होता है क्या चीज़ होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक शफनर डॉट्स होती है। वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल वाले इन्फेक्शन के अंदर देखने को मिलती है। क्या बात करते हैं, रोमानोव्स्की स्टेन। ओके, शफनर डॉट्स। तो ये लेबोरेटरी डायग्नोसिस हो जाती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और दूसरे मलेरिया कॉजिंग एजेंट की। नेक्स्ट है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के अंदर भी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाता है और कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाता है। अब जो मेजर कंफर्मेटरी टेस्ट है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का, क्योंकि टोक्सोप्लाज्मा गोंडी ने टोक्सोप्लाज्मोसिस करवा देना है, स्पेसिफिकली कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज्मोसिस। तो इसका मोस्ट इफेक्टिव टेस्ट ये होता है कि आप किसी माइस के अंदर इस ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट करो और डायग्नोसिस को आप कंफर्म कर लो। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है माइस के अंदर इनोकुलेशन कर लेना, ठीक है। लेकिन ये इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। अब इसके जो टेस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक और वही वाले टेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है। और इसके अलावा आप कह सकते हो कल्चर वगैरह भी कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। माइक्रोस्कोपिक के अंदर आप जो स्टेन यूज़ करोगे वो बिल्कुल वही थी जो आप मलेरिया वाले में इस्तेमाल की थी, जिम्सा स्टेनिंग। और जिम्सा स्टेनिंग के अंदर जो ट्रोफोजॉइट होगी उनकी शक्ल भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में थी। क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइट देखने को मिलेगा या सिस्ट वगैरह भी देखने को मिल सकते होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक पे आ जाएगा। ओके, तो क्रिसेंट शेप ट्रोफोजॉइट ड्यूरिंग एक्यूट इन्फेक्शन, और टिश्यू के अंदर सिस्ट भी आ सकता है। कंफर्मेटरी टेस्ट तो हमारा इनोकुलेशन इनटू द माउस है। सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आप एलिसा परफॉर्म नहीं करते बल्कि आप परफॉर्म करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ आईजीएम और आईजीजी, ठीक है। और जो टेस्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस फॉर आईजीएम और आईजीजी। आपको पता है कि प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर आईजीएम का टाइटर ज़्यादा हो जाता है और सेकेंडरी के अंदर आपका आईजीजी का टाइटर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो कॉन्जेनिटल है, यानी कहते हैं कि जो कॉन्जेनिटल है, पैदाइशी है, तो कॉन्जेनिटल में आईजीएम और जो एक्यूट केसेस है उसमें आईजीजी का टाइटर बढ़ा हुआ होता है। और इसको चेक करने के लिए आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट परफॉर्म करते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का। अब इसके बाद नेक्स्ट है ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा की दो स्पीशीज होती है, ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई, ट्राइपेनोसोमा ब्रूसाई। क्रूजाई ने अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको शगास डिजीज बोलते हैं, और ब्रूसाई जेबेंजी रोडेंजी ने अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं जो सीसी फ्लाई से ट्रांसमिट होती है। अब इनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ते, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर अगर आप आओ तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिफर करेगी कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्रूजाई है या ब्रूसाई है, ठीक है। तो अब इनके लिए जगह वाकई में ख़त्म हो चुकी है, तो हम इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस को यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्राइपेनोसोमा। अब इसकी जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस होती है वो डिफर करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, क्रूजाई या ब्रूसाई। क्रूजाई ने शिगास डिजीज और ब्रूसाई ने अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करवा देनी होती है। जो ब्रूसाई है ये भी दो तरह का होता है, जेबेंजी और रोडेंजी, ठीक है। अब क्रूजाई की जो होती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा इन्फेक्शन है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, एक्यूट है या क्रॉनिक है, ओके। जबकि ब्रूसाई के केस के अंदर आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक वाला कोई चक्कर नहीं होता। तो पहले हम ब्रूसाई को देख लेते हैं। ब्रूसाई के अंदर सबसे पहली अप्रोच होती है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक के अंदर आप ट्रिपोमास्टिगोट, यहाँ पे बनते हैं ट्रिपोमास्टिगोट्स, ठीक है। ट्रिपोमास्टिगोट ट्रांसमिट होते हैं, फिर ट्रिपोमास्टिगोट आगे जाके जो ब्लड में जाने के बाद दोबारा टिश्यू के अंदर ट्रिपोमास्टिगोट बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद टिश्यू को इन्फेक्ट कर देके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, ओके। तो आपको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में आपको थिक और थिन बायो
फिल्म या ब्लड फिल्म देखने को मिलेगी फॉर ट्रिपोमास्टिकोड, ठीक है। और इसके अलावा स्पाइनल सैंपल के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाएगा लेट इंसेफ्लाइटिक स्टेज के अंदर, ठीक हो गया, लेट इंसेफ्लाइटिक स्टेज के अंदर। तो इनके अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखते हैं तो अर्ली स्टेजेस और लेट स्टेजेस, ओके। तो इसकी दो स्टेजेस होती है माइक्रोस्कोपिक में भी, हम एक अर्ली होती है और एक लेट स्टेजेस होती है। अर्ली स्टेज के अंदर आप अगर ब्लड की एग्जामिनेशन करते हो वेट फिल्म इस्तेमाल करके या बायो फिल्म इस्तेमाल करके या थिक और थिन सिमियर यूज करते हुए, तो आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगा, ट्रिपोमास्टिकोड देखने को मिलते हैं। अगर ट्रिपोमास्टिकोड देखने को मिले तो उसका मतलब है अर्ली स्टेज है ट्रिपोमास्टिकोड्स। लेकिन अगर लेट स्टेज आ जाए तो आपको स्पाइनल सैंपल के अंदर प्रोटीन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्रोटीन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका मतलब वो लेट स्टेज की तरफ जा चुका है। तो ये तो हो जाएगा अर्ली और लेट। इसके अलावा आप आईजीएम का लेवल वगैरह भी देख सकते हो, वो भी आपको बता सकता है कि लेट है या अर्ली है। क्रूजाई की तरफ चलते हैं तो क्रूजाई के भी दो कोर्स होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक होता है। एक्यूट के अंदर माइक्रोस्कोपिक कल्चर, जीनो डायग्नोसिस और सीरोलॉजिकल टेस्ट आते हैं। क्रॉनिक के अंदर जीनो डायग्नोसिस और सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाती है। पहले एक्यूट को देख लेते हैं। पहला माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर आप करते क्या हो, वही बायो फिल्म या ब्लड फिल्म प्रिपेयर करोगे जो आप इस केस में करते थे, ब्लड की फिल्म। और ब्लड की फिल्म के अंदर आपको ए मास्टिकोड और ट्रिपोमास्टिकोड देखने को मिल सकते हैं। ए मास्टिकोड और ट्रिपोमास्टिकोड। ए मास्टिकोड में कोई फ्लैजेला नहीं होता क्योंकि ट्रिपोमास्टिकोड के पास फ्लैजेला होता है, ठीक है। ए मास्टिकोड प्लस ट्रिपोमास्टिकोड देखने को मिल सकते हैं, ओके। और आप बोन मैरो की या ब्लड की बायोप्सी करो तब भी वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है कल्चर वगैरह कर सकते हो। तीसरा स्टेप होता है जीनो डायग्नोसिस। जीनो डायग्नोसिस का मतलब है कि आप करते क्या हो कि एक ल्यूडोविक बग, किसिंग बग या जिसको आप कोन नोस बग बोलते हो, वो इसको ट्रांसमिट करवाते होती है। तो आप करते क्या हो, अनइन्फेक्टेड ल्यूडोविक बग को फीड करवाते हो पेशेंट के ऊपर और उस बग के ऊपर आइडेंटिफाई करते हो, तो उसको बोलते हैं जीनो डायग्नोसिस, ओके। सीरोलॉजिकल टेस्ट में मजीद 2-3 आ जाती है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट परफॉर्म करते हो आप, इंडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हो और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये थे एक्यूट के। क्रॉनिक के अंदर सिर्फ दो चीज़ें कॉमन आएगी, जीनो डायग्नोसिस और सीरोलॉजिकल टेस्ट, जो कि क्रॉनिक लेवल पे देखने को मिलते होते हैं। अब इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस टेस्ट है, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट स्टेप होता है जो कि पॉजिटिव आता है इस केस में, ठीक हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट अर्ली में पॉजिटिव नहीं आते, थोड़ा सा लेट जाके पॉजिटिव आना शुरू हो जाती है। तो ये हमने कवर कर लिया ट्राइपेनोसोमा। अब हम चलते हैं लिशमेनिया। आपको बताया कि जो लिशमेनिया है ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक विसरल और दूसरा क्यूटीनियस कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो विसरल लिशमेनियासिस है, कालाजार बोलते हैं, और क्यूटीनियस करवाने वाले लिशमेनिया ट्रॉपिका मैक्सिकन और ब्राजीलेंसिस हो जाती है, ओके। तो अब इनकी लिए स्पेस वगैरह तो ख़त्म हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जंप करते हैं। तब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इससे आपकी पूरी पैरासाइटोलॉजी की रिवीजन भी हो रही है, ओके। तो अब हम आते हैं इस जगह पर, आ जाते हैं लिशमेनिया। तो लिशमेनिया की तकरीबन हम कह सकते हैं कि दो तो होती है, एक होती है विसरल वाली और दूसरी हम क्यूटेनियस वाली पढ़ लेते हैं। अब विसरल वाली जो काला जार करवाने वाली है वो लिशमेनिया डोनोवानी, लेकिन जो क्यूटेनियस वाली है वो ट्रॉपिका मैक्सिकाना और ब्राजीलेंसिस होती है। इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस में वही स्टेप्स फॉलो हो गए, माइक्रोस्कोपिक कल्चर, सीरोलॉजिकल है, और इसके अलावा यहाँ पर एक स्किन टेस्ट भी आ जाएगा, ओके। जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और स्किन टेस्ट ये सिर्फ इसमें आ जाएगा क्यूटेनियस वाली केस के अंदर। अब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट को देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर आपको ए मास्टिकोड देखने को मिलते हैं बोन मैरो के सैंपल में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, यानी ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो आपको ए मास्टिकोड देखने को मिलते हैं। ये वही ए मास्टिकोड है जो आपको ट्राइपेनोसोमा क्रूजाई में भी देखने को मिलते थे। ए मास्टिकोड कल्चर भी करोगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट में इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है स्पेसिफिकली फॉर IgG का टाइटर देखने के लिए। स्किन टेस्ट जो कि हम क्या करते हैं, इसमें प्रोमास्टिकोड लिशमेनिन एंटीजन यूज करते हैं, इसमें स्किन का एंटीजन यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम टीबी के अंदर स्किन टेस्ट परफॉर्म कराते थे। तो प्रोमास्टिकोड लिशमेनिन एंटीजन टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं, ठीक हो गया, ओके। अगर आपको स्किन की इंड्यूरेशन देखने को मिलती है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उस बंदे के अंदर उसका लिशमेनिया वगैरह हो चुका था, ठीक हो गया, ओके। तो ये बिल्कुल वैसी टेस्ट है जिससे आप प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म कराते थे। स्किन टेस्ट इसमें भी यूज होता है, इसमें भी आप प्रोमास्टिकोड लिशमेनिन एंटीजन यूज करते हो, ओके। और ये पॉजिटिव आता है इन स्किन अल्सर केसेस में, स्किन अल्सर केसेस के अंदर। इस वाले केस के अंदर स्किन की लेयन के अंदर आपको ये मास्टिकोड देखने को मिलेंगे। इस केस के अंदर जो ये मास्टिकोड थे वो स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, बोन मैरो के सैंपल में देखने को मिलते थे, ठीक हो गया। तो ये था लिशमेनिया वाला। और इस तरह से हमने तकरीबन तमाम ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ को कवर कर लिया। जो रिमोसिस जीरोविक आई है उसको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस वाले चैप्टर में कवर करेंगे, ओके। तो लिशमेनिया तो यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद चलते गए हम सेस्टोर्ट्स की लेबोरेटरी डायग्नोसिस को। तो जो सेस्टोर्ट्स होते हैं, पहली बात सेस्टोर्ट्स को हम 3 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो पहली जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं टीनिया
दूसरा आता है डाईफाइलोबोथरियम, और डाईफाइलोबोथरियम इसका नाम इतना बड़ा है और सबसे बड़ा टेप वॉर्म है। इसके बाद है काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ओके, अब जो टीनिया है, टीनिया की बीमारी मजीद दो होती है, टीनिया सोलियम और टीनिया सैजिनेटा। अब टीनिया सोलियम का दूसरा नाम होता है बीफ नहीं पोर्क टेप वॉर्म, इसका होता है बीफ टेप वॉर्म। इसका जो दूसरा नाम होता है डाईफाइलोबोथरियम का, तो डाईफाइलोबोथरियम का नाम होता है, इस वाले को हम बोलते हैं डॉग टेप वॉर्म और इस वाले को बोलते हैं हम फिश टेप वॉर्म। ठीक है, फिश टेप वॉर्म। ओके, इस केस के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट पॉर्क होता है, इस केस के अंदर कैटल होते हैं, इसके अंदर कॉपी पोर्ट्स और फिश दोनों होते हैं, और इस केस के अंदर शीप होता है इंटरमीडिएट होस्ट, ह्यूमन वगैरह भी हो सकता है, वैसे ह्यूमन डेड एंड होस्ट होते हैं। ओके, अब इनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को स्टार्ट करते हैं। इनकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस थोड़ी सी ईजी है, तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। पहला जो हमेशा इन सब में जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस कॉमन होगी सब के अंदर, वो है माइक्रोस्कोपिक 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 माइक्रोस्कोपिक। ओके, अब इकाइनोकोकस से हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वाले से। तो माइक्रोस्कोपिक अगर आप बायोप्सी करोगे टिश्यू के, तो आपको ब्रूड कैप्सूल देखने को मिलेगा। उस ब्रूड कैप्सूल के अंदर मल्टीपल प्रोटोस्कोलोसिस होगा। जो इकाइनोकोकस होता है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलरिस, जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज करवाता है, लिवर की, लंग की और ब्रेन के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाती है। जब ये सिस्ट फटेगी तो एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है। इसके अलावा सिस्टिसर्कोसिस टीनिया सोडियम की वजह से हो सकता है। ओके, इकाइनोकोकस के अंदर आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट परफॉर्म कराते हो, तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के अंदर क्या फाइंडिंग होगी कि टिश्यू की बायोप्सी करोगे तो आपको ब्रूड कैप्सूल देखने को मिलेगा, और उस ब्रूड कैप्सूल के अंदर बहुत सारे प्रोटोस्कोलोसिस भरे पड़े होंगे। ठीक हो गया, प्रोटोस्कोलोसिस भरे पड़े होंगे। ओके, और सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर आप इनडायरेक्ट हिमोग्लोटिनेशन टेस्ट परफॉर्म कराते हो, इनडायरेक्ट हिमोग्लोटिनेशन टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर इंडायरेक्ट हिमोग्लूटिनेशन टेस्ट और टीनिया सोलियम के अंदर आप अलीसा परफॉर्म कराते हो। बाकी किसी के अंदर भी सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम का नहीं होता, बाकी सब आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से काम चलाओगे। ओके, जो डाईफाइलोबोथरियम होता है, डाईफाइलोबोथरियम में आप स्टूल का सैंपल होगे तो आपको एग्स देखने को मिलेंगे। अब उनके एग्स अपरकुलेटेड होते हैं, जिस तरह शिस्टोसोमा की होगी, अपरकुलेटेड एट वन एंड, ओवल होगे, येलो ब्राउन एग्स होगे। ठीक हो गया। ओके, येलो ब्राउन एग्स होगे डाईफाइलोबोथरियम के अपरकुलेटेड। और इसके अलावा अगर आप टीनिया सैजिनेटा की तरफ आते हो तो माइक्रोस्कोपिक कल्चर करते हो तो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होगा, ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो उसका टर्मिनल पार्ट होता है तो उसको ग्रेविड बोलते हैं। इसमें 15 से लेकर 20 प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होगी, ओवल एग्स होगी, लेकिन यहाँ पे हुकलेट्स नहीं होंगे, यहाँ पे हुकलेट्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आपको हुकलेट्स देखने को मिलते होते हैं टीनिया सोलियम के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर जो प्राइमरी यूट्राइन ब्रांचेस होती है वो 5 से लेकर 10 होती है, लेकिन इसमें तकरीबन 15 से लेकर 20 होती है। तो ये तो कवर हो गया सिस्टोड, छोटे छोटे का। इसके बाद हम चलते हैं ट्रीमाटोड। ट्रीमाटोड जिसको हम फ्लूक्स या जोंक वगैरह बोलते हैं, तो ट्रीमाटोड्स को भी हम इसी तरह 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो शिस्टोसोमा होगा वो मजीद आगे 3 में टूट जाएगा। ओके, शिस्टोसोमा, क्लोनॉर्किस सीनिसस है, पैरागोनिमस वेस्टरवेनी होता है। अब शिस्टोसोमा की आगे मजीद 3 आ जाती है, शिस्टोसोमा मानसोनी, शिस्टोसोमा जैपोनिकम, नाम से लग रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर की वेन को इन्फेक्ट करना, और हिमेटोबियम जिसने ब्लेडर की वेन को इन्फेक्ट करना है, क्लोनॉर्किस सीनिसस। इन तीनों के अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो स्नेल है, बाकी सब के अंदर इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल होता है, लेकिन इसके अंदर आप फिश ऐड कर दोगे, इसके अंदर आप क्रैब ऐड कर दोगे। ठीक है, और इनके अंदर आपको स्पाइंस देखने को मिलेगी, इनके एग्स ओपरकुलेटेड हो गए। ठीक है, इनके एग्स क्या हो गए, ओपरकुलेटेड हो गए। इनकी ट्रांसमिशन पेनिट्रेशन स्किन से होती है, इनकी ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ फिश से इस केस में, और इसमें क्रैब से हो जाती है। ठीक हो गया, अंडर कुक या रा क्रैब। ओके, ठीक है, तो इंटरमीडिएट होस्ट भी आपको मैंने बता दिया। अब इनके लेबोरेटरी डायग्नोसिस को स्टार्ट करते हैं। तो इन सबकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर आपने एक बात नोट करनी है कि सबकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक आप देखोगे। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक इसकी भी सबकी माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक। तो शिस्टोसोमा मानसोनी के जो एग्स होते हैं उनके अंदर लार्ज लैटरल स्पाइन होगा, लेकिन जैपोनिकम के अंदर अगर देखो तो स्मॉल लैटरल स्पाइन है। हिमेटोबियम वाले में टर्मिनल स्पाइन होता है, कोई लैटरल स्पाइन नहीं होता। इसके बाद क्लोनॉर्किस सीनेसिस की बात करते हो तो अपरकुलेटेड एग्स होते हैं, स्टूल के अंदर अपरकुलेटेड एग्स होते हैं, और इस केस के अंदर भी अपरकुलेटेड एग्स होते हैं। इसकी ट्रांसमिशन क्रैब से और इसकी ट्रांसमिशन फिश से होती है। ठीक हो गया। ओके, तो ये हो गया ट्रीमाटोड्स। अब इसके बाद लास्ट में चलते हैं हम नीमाटोड्स वाली कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। अब आपको पता है कि जो नीमाटोड्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं इंटेस्टिनल, एक होते हैं टिश्यू नीमाटोड्स होते हैं। इंटेस्टिनल के अंदर के मजीद कुछ कैटेगरी आ जाती है, इसको हम नेक्स्ट सफ़े पे कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप क्रेडिट दे देना उसको। तो नीमाटोड या जिसको हम राउंड वार्म बोलते हैं, इसको 2 में डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल एंड टिश्यू। अब इंटेस्टिनल के अंदर मजीद कुछ कैटेगरी आ जाती है, एक को बोलते हैं पिन वार्म, इंट्रोबियस परमिकुलरिस, जाइंट जिसको एस्कैरिस
बोलते हैं, ठीक है। ट्राइचूरस विप वॉर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, विप वॉर्म। स्ट्रैंगुलाइट्स होते हैं, जिनको सिंपल स्ट्रैंगुलाइट्स ही बोल देते हैं हम, ठीक है। एनसाइलोस्टोमा डुडिनाली और निकेटर अमेरिकैनिस हैं, जिसको हम हुक वॉर्म बोलते हैं। तो हम इसको किस तरह से लिखे, एनसाइलोस्टोमा और हम निकेटर लिख लेते हैं। ट्राइचूरस भी हो गया है, ट्राइचिनीला है, और इसके अलावा स्ट्रैंगुलाइट्स। बाकी जो टिश्यू वाले होते हैं उसके अंदर हम वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ओनकोसर्का, लोआ, ड्रैंकुलस टॉक्सोकारा, ये सब चीज़ें आ जाती है, ओके। अब मेजर की हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेजर है, सबके अंदर माइक्रोस्कोपिक तो इंपॉर्टेंट हो गई होगा, और हमने इसकी एक माइक्रोबियोलॉजी ओस्पी वाली वीडियो भी बनानी है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो पहला पिन वॉर्म से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोबिस वर्मिकुलरिस। इसके एक्सपेरी इनर रीजन से डिराइव किए जाते हैं, या स्टूल के अंदर अडल्ट वॉर्म्स होगा, ठीक है, ओके। और स्कॉच टेप, हम स्कॉच टेप अप्लाई करते हैं पेरी इनर स्किन पर, और हमें एक्स पेरी इनर एरिया से देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद जाइंट राउंड वार्म की बात करते हैं। तो जाइंट राउंड वार्म, जिसको बोलते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड, तो इसके एक्स इरेगुलर सरफेस के होते हैं, इरेगुलर सरफेस के होते हैं, या कभी कभार आपको पूरा का पूरा अडल्ट राउंड वार्म देखने को मिल सकता है स्टूल के अंदर, ठीक हो गया। बात करते हैं हम ट्राइच्यूरा, तो इसके लिए भी माइक्रोस्कोपिक, इसके जो अंडे होते हैं वो बैरल शेप होते हैं, ढोल नुमा अंडे होते हैं, लेमन शेप अंडे होते हैं, ठीक है, कि हम इसे नींबू बना सकते हैं। अच्छा, इसकी बात है हुकवार्म के, जो कभी कभार जो हुकवार्म की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तो आपको एक्स या कभी कभार थोड़ा बहुत ब्लड स्टूल में देखने को मिल सकता है, और इओजिनोफिलिया होगा। इसके अलावा इओजिनोफिलिया किस किस में हो सकता है, इओजिनोफिलिया इसमें हो गया, इओजिनोफिलिया स्ट्रैंगुलाइट्स में भी हो सकता है इओजिनोफिलिया, ओके, और इओजिनोफिलिया ट्राइचिनीला में भी हो सकता है, इन तीनों के अंदर इओजिनोफिलिया हो सकता है, ओके। माइक्रोस्कोपिक में अगर आप हम बात करते हैं ट्राइचिनीला की, तो ट्राइचिनीला की अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो स्ट्राइएटेड मसल के अंदर आपको लार्वे देखने को मिलेंगे, लार्वे से ट्रांसमिट होती हैं, और सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर स्पेसिफिक टेस्ट लिखा हुआ है, बेटोनाइट फ्लोकुलेशन टेस्ट, ठीक हो गया। स्ट्रैंगुलाइट्स की बात करते हैं तो स्टूल में लार्वे हो गए, यानी ये वो होते हैं जिनकी ट्रांसमिशन होती है बाय द लार्वा, ओके। इनकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है, पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय लार्वा। लेकिन ट्राइचिनीला की इंजेक्शन ऑफ लार्वा, और एनिस्केसिस की भी इंजेक्शन ऑफ लार्वा, लेकिन जो स्ट्रैंगुलाइट्स हैं इसकी ट्रांसमिशन होती है पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय लार्वा, और हुकवार्म की भी पेनिट्रेशन ऑफ स्किन बाय लार्वा, ओके। तो ये हमने कवर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, तो थिक ब्लड स्मीयर के अंदर स्पेसिफिकली नाइट के अंदर रात को माइक्रोफ्लैरे देखने को मिल सकती है, ठीक है। उनका सरका बुलबुलस के केस के अंदर आपको माइक्रोफ्लैरे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसमें थिक ब्लड स्मीयर में थे, इसमें अफेक्टेड टिश्यू के अंदर हो गए, ठीक है, माइक्रोफ्लैरे। लोहा के अंदर आपको भी माइक्रोफ्लाराई देखने को मिलेगा, इन सब के अंदर माइक्रोफ्लाराई बड़े कॉमन है, माइक्रोफ्लाराई, ओके। आपको ये बता दो कि जो वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी है मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है, लेकिन जो उनको सरका ब्लैक फ्लाई बाइट से ट्रांसमिट होता है, लोहा डेयर फ्लाई बाइट से ट्रांसमिट होता है, ट्रैंकुलस इंजेक्शन ऑफ कॉपीपोर्ट से ट्रांसमिट होता है, टॉक्सोकारा लार्वी इंजेक्शन ऑफ एक्स से ट्रांसमिट होता है, जबकि एनसाइलोस्टोमा लार्वी या इंजेक्शन ऑफ स्किन बाय लार्वा इससे ट्रांसमिट होता है, ठीक हो गया, ओके। जो ड्रैंकुलस होता है, ड्रैंकुलस के अंदर आप स्किन के अल्सर में वॉर्म्स देखने को मिल सकती है, कीड़े वगैरह देखने को मिल सकते हैं स्किन के अल्सर के अंदर। इतनी लंबी वीडियो हो गई है, और अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया है, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।